हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी शार्ट संग्रह 2023। इसमें हम लोग मध्यकालीन भारत को देखने वाले हैं। मध्यकालीन भारत को, इसके पहले प्राचीन काल हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल भी ना देरी करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। आई होप मैं आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ इसे। मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण को पहले देखेंगे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी था? भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी था? तो यह कहाँ का था? तो अरब का था। अरब का था। कौन था वह? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। 711 या फिर कहीं कहीं 712 दिया हो रहता है। अगर ऑप्शन में 711 है तो 711 टिक करेंगे, अगर 712 है तो 712 टिक करेंगे। ऑप्शन में यही दोनों में से कोई एक रहेगा। चलिए इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो नेतृत्व में किया गया था उबैदुल्लाह के नेतृत्व में। उबैदुल्लाह के नेतृत्व में 711 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया गया था। वर्ष 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा कौन थे? तो राजा थे दाहिर को पराजित कर दिया था और ठट्टा के समीप, ठट्टा वहाँ पे एक जगह था, वहाँ पे देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। देवल बंदरगाह को क्या ले लिया था? अधिकार में ले लिया था। ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अधिकार में ले लिया। राजा कौन था? तो राजा था दाहिर। सिंध के राजा थे दाहिर। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? अंतिम विजय मुल्तान स्वर्णगिरी पर प्राप्त की थी। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो यह मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था। लेकिन यह 5 लोगों को यह इससे कर मुक्त रखा था, जिसमें कि ब्राह्मण, छोटे बच्चे, महिलाएं, वृद्ध व्यक्ति, छोटे बच्चे मतलब बच्चे, वृद्ध व्यक्ति और औरत, फिर विकलांग और एक याद रखिएगा ब्राह्मण। ये 5 को इससे दूर रखा था। अगर पूछा जाए कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, तो यह लगाया था फिरोज शाह तुगलक। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? तो ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो यह हुआ था तुर्कों का। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तुर्कों का। पहला तुर्क कौन था बताइएगा आक्रमण करने वाला? तो सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन था। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अल्पतगीन गजनी के द्वारा की गई थी। गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो यह की गई है अल्पतगीन गजनी के द्वारा। भारत में प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? अभी हमने बताया सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा किया गया। सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा किया गया, जो कि मोहम्मद गजनवी का पिता था, बाप था इसका। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था। सुबुक्तगीन ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदुशाही शासक को पराजित किया था? किसे पराजित किया था? जयपाल को। जयपाल को पराजित कर दिया था। बाद में जयपाल जो है आत्महत्या कर लेते हैं। महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात के शासक कौन थे? तो भीम प्रथम थे। भीम प्रथम। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 17 बार। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। धन को लूटना था और न कि साम्राज्य की स्थापना करना था। ध्यान रखेंगे, इसका उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना और न कि साम्राज्य की स्थापना करना था। वही मोहम्मद गौरी का प्लान उद्देश्य चेंज हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे ही। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अरबों के द्वारा किया गया था। भारत में हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अरबों के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी था। अल-बरूनी द्वारा किताबुल हिंद उतवी द्वारा किताबुल यामनी फिरदौसी के द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। यहाँ पे दिया गया है अल-बरूनी द्वारा किताबुल हिंद की रचना की गई है। अल-बरूनी के द्वारा किताबुल हिंद की रचना की गई है। उतवी द्वारा किताबुल यामनी की रचना की गई है। और वही फिरदौसी के द्वारा शाहनामा पुस्तक की रचना की गई है। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। पूर्व का होमर कहा जाता है। एक बार फिर से, अल-बरूनी द्वारा किताबुल हिंद की रचना की गई है। वही उतवी के द्वारा किताबुल यामनी की रचना की गई है। वही फिरदौसी द्वारा शाहनामा की रचना की गई है। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया?
महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 1175 ईस्वी। 1175 और कहाँ किया था? मुल्तान। मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 ईस्वी में अहिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? तो पहली बार पराजित किया गया था भीम द्वितीय के द्वारा। पहली बार आक्रमण हुआ था 1175 में। 1175 में भारत पर पहली आक्रमण किया था। वही दूसरा आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में और मूलराज जो थे भीम द्वितीय, इन्होंने इन्हें पराजित कर दिया था। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के साथ। ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान है या फिर द्वितीय है या फिर तृतीय है, तो तृतीय है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज के साथ तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। पहला तराइन का युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा। वही 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं 1194 का भी ध्यान रखेंगे। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था और ये किसके साथ हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के साथ हुआ था। जयचंद वही गढ़वाल का शासक संयुक्ता का पिता था। उसी के साथ चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर देता है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक दिया गया है, कन्नौज के शासक गढ़वाल वंश के शासक थे। जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर का युद्ध 1194 में। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इनका जो दरगाह है यह अजमेर में है। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो यह बनवाई गई थी मोहम्मद गौरी के द्वारा। मोहम्मद गौरी के द्वारा। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था। बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब कौन था? यालतूज, कुवाचा, ये सब किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। किसने? तो बख्तियार खिलजी की बात हो रही है यहाँ पे। बख्तियार खिलजी ने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है जिसका निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था। वही विक्रमशिला भागलपुर में है, इसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? मोहम्मद गौरी की मृत्यु जब हो जाती है 1205-6 में होती है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था? यह नियंत्रण स्थापित किया गया था यालदोज, कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यालदोज, कुवाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, ये 4 इसके क्या थे? गुलाम थे। 4 मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। कहीं कहीं दिया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, लेकिन ये चारों गुलाम किसका है? तो मोहम्मद गौरी का है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया, हम लोग देख लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत। बिल्कुल प्यार से हम लोग देखने वाले हैं, बिल्कुल गहराई से इसे जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन रहता है। मैं ही आप लोग को शॉर्टकट में बता देती हूँ, इसके बारे में थोड़ी जानकारी है हमें। स्टार्ट करते हैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी है हमको। इसमें टोटल 5 वंशों ने शासन किया था। कितने वंशों ने शासन किया है? तो 5 वंशों ने। पहला है गुलाम वंश, दास वंश, मामूलक वंश। दूसरा जो वंश है यह है खिलजी वंश। दूसरा वंश है खिलजी वंश। तीसरा है तुगलक वंश और चौथा है सैयद वंश और 5वां है लोदी वंश। गुलाम वंश जिसे दास वंश, मामूलक वंश कहा जाता है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अगर बात की जाए गुलाम वंश की तो इसका शासनकाल जो है 1206 से लेकर के 1290 तक है। वही बात की जाए खिलजी वंश का तो 1290 से लेकर के 1320 तक मात्र 30 वर्ष ही खिलजी वंश का शासन रहता है। वही तुगलक वंश की बात की जाए तो 1320 से लेकर के 1414 तक शासन रहता है तुगलक वंश का। सर्वाधिक शासनकाल रहता है तुगलक वंश का ही। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश का जो शासनकाल है यह 1414 से लेकर के 1451 तक रहता है। 1414 से लेकर के 1451 तक इसका शासनकाल रहता है। वही बात की जाए लोदी वंश का, जो कि अंतिम वंश था लोदी वंश, उसका शासनकाल 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहता है। अगर बात की जाए, अगर पहला राजवंश पूछा जाए तो कौन सा वंश था, तो यह हो जाएगा गुलाम वंश और अंतिम वंश कौन सा हो जाएगा, तो लोदी वंश। लोदी वंश।
अगर पूछ दिया जाए प्रथम शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और अंतिम शासक अगर पूछ दिया जाए तो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में मारा जाता है। इतनी बातें ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक शासनकाल किस वंश का है, सब छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक सी बातें बता रही मैं। सर्वाधिक जो शासनकाल है यह तुगलक वंश का है, और सबसे कम शासनकाल जो है यह किस वंश का है, तो यह खिलजी वंश का है। खिलजी वंश का है, मात्र 30 वर्ष तक ही शासन करता है। अभी हमने बताया था 1290 से लेकर के 1320 तक शासन रहता है। चलिए अब इसके बारे में यहाँ पे अब देख लेते हैं, जैसा कि डायग्राम के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में पहला शासन गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश को इलवारी वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश को इलवारी वंश भी कहा जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, गुलाम वंश में टोटल कितने शासक हुए, तो गुलाम वंश में 11 शासक हुए। कितने शासक हुए, 11 शासक हुए। सर्वाधिक शासक की बात की जाए तो सर्वाधिक शासक हुए थे गुलाम वंश में ही। सर्वाधिक शासक किसके शासनकाल में हुए हैं, तो गुलाम वंश में। कितने, तो 11। खिलजी वंश की बात की जाए तो 5 शासक हुए। खिलजी वंश में टोटल 5 शासक हुए। वही तुगलक वंश की बात की जाए तो 9 शासक हुए, 9 शासक। और सैयद वंश में 4, और सबसे कम लोदी वंश में हुए। सबसे कम शासक किसमें हुए, तो लोदी वंश में। और सर्वाधिक शासक किसके काल में हुए, तो गुलाम वंश। गुलाम वंश ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बढ़ते क्रम या घटते क्रम में दे भी सकता है, आगे इस क्रम को भी ध्यान रखिएगा। 3 शासक थे लोदी वंश, तो लोदी वंश आ जाएगा। बढ़ते क्रम के अनुसार देखते हैं। उसके बाद लोदी वंश के बाद क्या आ जाएगा, तो यह आएगा सैयद वंश। सैयद वंश। सैयद वंश के बाद आएगा आपका खिलजी वंश, क्योंकि 5 शासक हुए। खिलजी वंश। और खिलजी वंश के बाद कौन सा आएगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बाद आएगा गुलाम वंश, क्योंकि गुलाम वंश में कितने शासक हुए हैं, तो 11 शासक हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसे भी क्वेश्चन कहीं पूछ दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेट में तो यह देखने को मिला ही है। अब हम लोग देखते हैं शासक हुआ कौन कौन है। गुलाम वंश को पहले देख लेते हैं। देखिए, कुतुबी राजवंश कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के काल को। शमसी राजवंश कहा जाता है इल्तुतमिश के काल को। और बलबनी वंश कहा जाता है बलबन के काल को। बलबनी राजवंश कहा जाता है बलबन के काल को। चलिए इसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल आराम से समझेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल है यह 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक है। 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक है। 1210 में इसको चौगान खेलते समय लाहौर में मृत्यु हो गई थी। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। राजधानी किसे बनाया था, तो लाहौर को बनाया था। इसके बाद शासक कौन बना था, तो इसका बेटा आराम शाह बना था। इसके बाद इसका बेटा आराम शाह शासन बना था। लेकिन इसके आराम शाह की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी, तो इल्तुतमिश के द्वारा कर दी गई थी। क्योंकि इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और दामाद के द्वारा ही अपने बेटे को गवा दिया। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश के द्वारा कर दी गई। ध्यान रखिएगा, एक क्रम याद रखिएगा, एक फंसाने के लिए दे सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासन कौन बना था, तो आप लोग टिक नहीं करिएगा। इल्तुतमिश, आराम शाह, उसका बेटा आराम शाह बना था। 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक यह शासक रहता है। 1206 से लेकर के 1236 ईस्वी तक। और राजधानी कहाँ बनाता है, तो दिल्ली को। वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है, तो यह इल्तुतमिश ही कहलाता है। इल्तुतमिश के बाद इसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बनता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1336। इसके बाद इसकी बेटी इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान शासिका बनती है 1236 से लेकर के 1239। यहाँ पे 1239 दिया गया है, लेकिन हमने पढ़ा है 1240। 1240 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है कैथल के पास। कैथल के पास इसकी हत्या कर दी जाती है। कहा जाता है कि डाकुओं के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान के बाद मोइनुद्दीन बहराम शाह शासक बना था। मोइनुद्दीन बहराम शाह। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद बना था। और इसके बाद गयासुद्दीन बलबन, मोइनुद्दीन कैकुबाद और उसके बेटा शमसुद्दीन कैमूर्स, जो कि बहुत अल्पकाल का था, बच्चा ही था। और इसकी हत्या करने के बाद खिलजी वंश की स्थापना कर दी जाती है। एक बार फिर से इसे रिकॉल करने का प्रयास करते हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले शासक बना था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये सब प्रैक्टिस सेट में आते हैं, या फिर बिहार दरोगा या फिर बिहार पुलिस में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान देंगे। रजिया सुल्तान, मोइनुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद। उसके बाद शासन बना था गयासुद्दीन बलबन, मोइनुद्दीन कैकुबाद। और लास्ट शासक कौन था गुलाम वंश का, तो शमसुद्दीन कैमर्स। अगर ऑप्शन में शमसुद्दीन कैमर्स ना रहे तब आप लोग टिक मार सकते हैं मोइनुद्दीन कैकुबाद। आई होप यह क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग प्रवेश करते हैं खिलजी वंश में। खिलजी वंश में कौन कौन से शासक हुए वो हम लोग देख लेंगे।
खिलजी वंश में टोटल शासक हुए हैं 5। कितने हुए हैं? 5। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन था? तो चचा था। कौन था? चचा था। और साथ में साथ यह इसका ससुर भी था, चचा भी था और साथ ही साथ इसके अलाउद्दीन खिलजी का यह ससुर भी था, जिसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1296 ईस्वी में कड़ा में कर दिया जाता है। कड़ा जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वहीं इसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी कर देता है। 1290 से 1296 तक इसका शासनकाल रहता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट महान शासक इस वंश का अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन रहता है। 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। वही बात की जाए शिहाबुद्दीन उमर 1316 35 दिन तक ही शासक रहता है। उसके बाद अंतिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी खिलजी वंश का शासन 1316 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहता है। और अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो खां, नासिरुद्दीन खुसरो खां 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक यह रहता है शासन। और खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन खुसरो खां, नासिरुद्दीन खुसरो खां। और स्थापना किसने किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब हम लोग देखने वाले हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश में टोटल 9 शासक हुए थे। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कर दी गई थी। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना कर दी गई थी। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो पता ही है, तुगलकाबाद की स्थापना इन्होंने किया था। अगर दिल्ली आएंगे तो तुगलकाबाद आप लोग जाकर के घूम सकते हैं, वहाँ इनका किला भी मिलेगा। वहीं कलकत्ता अभियान करके यहाँ से लौट रहे थे, कलकत्ता से लौट रहे थे। इनको निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने किससे कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो गयासुद्दीन तुगलक को कहा था, गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। और 1325 ईस्वी में लकड़ी के घर में यह आराम कर रहे थे, तो लकड़ी के घर के गिर जाने से, लकड़ी के से दब जाने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। यह लकड़ी का महल किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसके बेटा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया जाता है। कहा जाता है कि यह एक चाल होता है मोहम्मद बिन तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक को हटाने का। मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि जल्दी से हमारे पिताजी ख़त्म हो जाए और इस गद्दी पर मैं बैठ जाऊं। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत का बहुत पढ़ा लिखा हुआ शासक, शासनकाल स्टार्ट करता है 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक रहता है मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसका भाई, चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। और इसका शासनकाल जो है 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक रहता है। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक बहुत सारे इसने काम करवाए, नहर निर्माण करवाया, नहर का जाल बिछवा दिया। नहर का पहली बार बनाया था किसने? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। और नहर का जाल बिछवा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। आगे हम लोग देखेंगे इनके बारे में। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक शासक बनता है और अंतिम जो है अब अबू बकर और मोहम्मद शाह तृतीय अंतिम शासक बनता है। 1 मिनट देख लेते हैं कौन कौन सा शासक हुए। अंतिम शासक तो अलाउद्दीन सिकंदर शाह बनता है, एक बार देख लेते हैं। पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक और दूसरा था मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, चौथा हो गया गयासुद्दीन तुगलक शाह, पांचवा अबू बकर शाह और उसके बाद मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम। जनवरी मार्च 1394 ईस्वी में 2 स्वतंत्र शासक होते हैं। जनवरी मार्च 1394 ईस्वी में 2 स्वतंत्र शासक होते हैं। एक होते हैं नासिरुद्दीन महमूद शाह और दूसरा कौन है? नुसरत शाह। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह को ही तुगलक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। 1394 से लेकर के 1413 तक दिल्ली का गद्दी पर बैठे थे। 1394 से 1398 फिरोजाबाद में कौन था? तो नुसरत शाह था। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं सैयद वंश में टोटल 4 शासकों ने शासन किया था। पहला है खिज्र खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की थी 1414 से लेकर के 1421 तक। उसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक शासन करता है। सैयद वंश का स्थापना खिज्र खां और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह बना था। नेक्स्ट है
अब हम लोग देखते हैं लोधी वंश। लोधी वंश में मात्र 3 ही शासक हुए थे। पहला बहलोद लोधी, जिन्होंने लोधी वंश की स्थापना 1451 से 1489 ईस्वी तक शासनकाल रहता है। सर्वाधिक जो शासनकाल रहता है यह बहलोद लोधी का ही रहता है। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक और इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन रहता है। इतनी बातें ध्यान रखेंगे। चलिए, आई होप यह क्लियर हो चुका होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा इसके बारे में दिया गया था, कोई नहीं, धीरे धीरे हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे और याद भी करते चलेंगे। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसका शासनकाल 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कान ए चहलगान का गठन किया। 40 दलों का यह संगठन था, 40 लोगों का यह गठन था, तुर्कान ए चहलगान, इसका गठन किया गया, जबकि बलबन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। विरोधिया का दमन, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ किया था। नवीन प्रकार के सिक्का मतलब टका और जित्तल को प्रारंभ किया था। टका होता था चांदी का और जित्तल होता था तांबे का। और एकता प्रणाली को भी प्रारंभ किया। एकता प्रणाली को प्रारंभ किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। समाप्त किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नगद के जगह भूमि देता था, यही एकता प्रणाली में होता था। वही वेतन में जमीन ना देकर के रुपया किसने देना स्टार्ट कर दिया? तो यह देना स्टार्ट कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। सुल्तान ए आजम की उपाधि, सुल्तान ए आजम की उपाधि, सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने धारण की थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक बना। आपको पता ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? लाहौर को बनाया था। जबकि इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा क्या करवाया? तो यह राजधानी दिल्ली को बनाया। इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और बहुत सारे काम करवाए, जैसे कि सिक्का जारी किया, एकता प्रणाली को प्रारंभ किया। इसलिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है, दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी और इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी और इल्तुतमिश ने शमसी व बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। अब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट एक एक शासक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को समझाने का तरीका सही लग रहा है, समझ में आ रही है, तो आप लोग एक लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो लाहौर पर किया गया था, लाहौर में किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया था? तो लाहौर को। भारत में तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अगर पूछ दिया जाए दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो वह था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसे लाख वक्स कहा जाता था। लाख वक्स। यह दान प्रवृत्ति का था। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? तो कुरान खां। यह कुरान को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा करता था, सुरीली आवाज में पढ़ा करता था, इसलिए इसे कुरान खां कहा गया। जैसे कि सुंदरकांड हम लोग में होता है, पता ही है, सुंदरकांड को ही बहुत तरह से लोग पढ़ते हैं। अगर उसी को सुंदरकांड को सुरीली आवाज में पढ़ा कोई करता है, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? कुछ और भी अच्छा उपाधि हम लोग दे सकते हैं। उसी तरह से यह कुरान बहुत अच्छे ढंग से पढ़ता था, सुरीली आवाज में पढ़ता था, इसलिए हम लोग उसे कुरान खां की उपाधि दिया गया था। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? लेकिन मैं आप लोग को बताते चलूँ कि भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो क्वेश्चन है, मैं आप लोग को बताते चलूँ कि भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम नहीं है। आप एक बार गूगल पर सर्च करिएगा, भारत की प्रथम जो मस्जिद है यह कहाँ है? तो केरल में है। आप लोग गूगल पर सर्च करिएगा तो भारत की प्रथम मस्जिद आप लोग को केरल में देखने के लिए मिलेगा। केरल में देखने के लिए मिलेगा। आप लोग एक बार गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। वो लकड़ी का बना हुआ था। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो एक बार सर्च करके देख लीजिएगा।
भारत की प्रथम मस्जिद कुबुल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। बख्तियार काकी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुरु था। उसी के याद में कुतुब मीनार की नींव डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ करके गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश। ये सारे की सारी बातें मैंने बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो यह बदायूं का था। कहाँ का था? बदायूं का था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। एक बार फिर से, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तुर्कान ए चहलगानी 40 दल की स्थापना नष्ट किया गया था। किसके द्वारा? तो बलबन के द्वारा। नासिरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। नासिरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव का था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। आदम सुल्तान किसे कहा है? क्या कहा है? नासिरुद्दीन महमूद को, जो कि बलबन का दामाद था। इतिहासकार सिराज ने ऐसा कहा है, दिल्ली का आदम सुल्तान। मेरे ख्याल से यह जो है टोपी सिल करके अपना जीवन यापन करता था। देखते हैं क्या दिया गया यहाँ पे। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खा का आक्रमण हुआ था 1220-21 के लगभग में हुआ था। 1221-22 के लगभग में हुआ था। चंगेज खा भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? तो इल्तुतमिश से। मांगवर्नी के पीछा करते हुए चंगेज खा जो था यह भारत के बॉर्डर तक पहुंच गया था और इल्तुतमिश उसके ताकत को भांप लिया था। इल्तुतमिश चंगेज खा के ताकत को भांप लिया था, इसलिए मांगवर्नी को अपने यहाँ शरण देने से मना कर दिया और मांगवर्नी को यहाँ से चले जाने के लिए कहा। और इस तरह से चंगेज खा के चंगुल से इल्तुतमिश दिल्ली को बचा लेता है। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की। इक्ता एक अरबी शब्द है। इक्ता क्या है? अरबी शब्द है, जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। इसका अर्थ होता है यही, ये वेतन जो है नगद ना देकर के भूमि को देना, और जो भूमि को लेता था उसे इक्तादार कहते थे। वर्ष 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो यह रजिया सुल्तान थी। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया? गुलाम याकूत जो था, ये लगता है कि अफ्रीका का हबसी था। हाँ, अफ्रीका का हबसी था। अमीर ए आखुर, यह जो है अमीर याकूत जो है यह अफ्रीका का हबसी था और इसे अमीर ए आखुर के पद पर रजिया सुल्तान जो है इसे नियुक्त किया था। अमीर ए आखुर पद पे। थोड़ा सा इससे प्रेम प्रसंग हो जाता है, इसके बारे में कहानी जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? रजिया सुल्तान ने विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया था? तो बहराम शाह को। बहराम शाह के कार्यकाल में नायाब ए मुमालिक पद का सृजन किया गया। नायाब ए मुमालिकत पद का सृजन बहराम शाह के शासनकाल में किया गया, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगिन को नियुक्त किया गया। नायब ए मुमलियाकात पद पर किसे नियुक्त किया गया? एतगिन को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिक पद पर नियुक्त किया? तो नासिरुद्दीन महमूद। बलबन को उलू खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो नासिरुद्दीन महमूद ने। नासिरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। बाद में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। कहा जाता है कि बलबन के द्वारा ही मृत्यु कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जो है बलबन है जो शासक बनता है। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? तो बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो यह कौन था? सिद्दा एवं पैबोस की नीति, लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने लाया था। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियामवती खुदाई, ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही कहा।
देख रहे हैं ना, अपने आप को जिले इलाही ईश्वर की छाया कहा और नियामत खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त कहा, और इसी के कारण इसने सिजदा एवं पैबोस की नीति अपनाई। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान बलबन था। बलबन ने किस सैन्य विभाग की स्थापना की? तो दीवान ए अर्ज की। दीवान ए अर्ज जो है यह सैन्य विभाग है, और दीवान ए अर्ज का पुनर्गठन जो किया था यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन ने पुनर्गठन करने का काम किया था, जबकि इसकी स्थापना किया था बलबन ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमर्स था। शमसुद्दीन कैमर्स बहुत अल्पकाल का था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक इसका शासनकाल। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बोल करके समझा दूंगी, आप लोग गौर से सुन लीजिएगा। गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा। आगे मिसप्रिंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट की वजह से मिसप्रिंट हो चुका है। गुलाम वंश के पश्चात 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा रक्त व लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। वर्ष 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? आगे ही हमने बताया था। तो अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इसका भतीजा कहें या फिर इसके दामाद कहें, दोनों था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसप था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसप। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो बलबन के लाल महल में। लाल महल का निर्माण बलबन नहीं करवाया था, और लाल महल कहाँ है? तो दिल्ली में है, और इसी ने यह अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर एशानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? यह किया था रायकन, गुजरात का शासक। गुजरात के शासक जो रायकन थे वहीं पे आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया था? तो यह रायकन हो जाएगा। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था, जो कि एक हिजड़ा था। उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि इसे गुजरात अभियान के दौरान, गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था। 1000 दिनार में कहाँ से खरीदा गया था? तो गुजरात विजय के दौरान। किसके द्वारा? तो नुसरत खां के द्वारा, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। नुसरत खां ने मलिक काफूर को यह गिफ्ट दिया था। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक थे पद्मावती के पति राणा रतन सिंह। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? यह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर। तेलंगाना वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोहिनूर हीरा जो है मलिक काफूर को किसने दिया था? क्या दिया था? प्रताप रुद्र देव ने। प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने वारंगल का शासक थे। इन्होंने कोहिनूर हीरा भेंट की थी, और मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को यह भेंट किया था। आगे बढ़ते हैं। पद्मावत मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। माना जाता है कि बहुत सुंदर थी रानी पद्मिनी। इसके बारे में रचना किसने किया था? मोहम्मद जायसी ने। मोहम्मद जायसी पद्मावत पुस्तक में रचना किया है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा उसमें वर्णन किया है उनकी सुंदरता का। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान देखते हैं हम लोग। राज शासक अभियान का नेतृत्व और वर्ष। देवगिरी का शासक कौन थे? तो रामचंद्र देव। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये अभियान का नेतृत्व सारे के सारे मलिक काफूर ही किया था। अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो मलिक काफूर ने। वारंगल का शासक था प्रताप रुद्र देव। देवगिरी का शासक रामचंद्र देव। वारंगल का शासक था प्रताप रुद्र देव। द्वार समुद्र का था वीर बल्लाल तृतीय। द्वार समुद्र की राजधानी होयसल थी, वहाँ का शासक था वीर बल्लाल। पांडवंश का शासक जो था यह कौन था? तो यह वीर पांड्य था।
पांड वंश का शासक कौन था? तो वीर पांड था। मल्लिक काफूर सारे के सारे अभियान का नेतृत्व करता है। देवगिरी पर आक्रमण किया था 1307 में, वारंगल पर आक्रमण किया था 1309 में, द्वार समुद्र पर आक्रमण किया था 1310 में और पांडु पर आक्रमण किया था 1311 में। क्रमबद्ध तरीके से याद करिएगा। 1307 में देवगिरी, 1 साल बाद ही 1309 में वारंगल, 1309 में द्वार समुद्र, 1310 और पांडु में 1 वर्ष बाद 1311 ईस्वी में पांडु वंश पे आक्रमण किया था। 1307, 1309, 1310, 1311 इस क्रम को याद रखिएगा। देवगिरी पर पहला आक्रमण, उसके बाद वारंगल, उसके बाद द्वार समुद्र, उसके बाद पांड्य। देवगिरी का शासक रामचंद्र देव, वारंगल के शासक थे प्रताप रुद्र देव, द्वार समुद्र के वीर वल्लाल तृतीय और पांडु वंश के शासक कौन थे? वीर पांड्य। नेतृत्व सारे के सारे अभियान का मल्लिक काफूर। आई होप क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। मल्लिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? मल्लिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया था? तो यह हो जाएगा देवगिरी। देवगिरी के पर आक्रमण कब किया था? तो यह किया था 1307 ईस्वी में और शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? नगद वेतन देना स्टार्ट किया और अस्थायी सेना का संगठन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घोड़ा को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा को प्रारंभ की गई। चराई कर तथा गृह कर घरी और चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग अलाई दरवाजा दिल्ली। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार को देखने आइएगा तो वहाँ पे आप लोग को अलाई दरवाजा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रवेश द्वार है यह अलाई दरवाजा ही कहलाता है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी, अब विभाग और अधिकारी को देखेंगे। बरीद ए मंडी कौन होते थे? तो बाजार के निरीक्षक होते थे। बरीद ए मंडी बाजार के निरीक्षक, सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक होते थे। बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक और सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक होते थे। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक होते थे। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक होते थे। और मनहयान जो होता है गुप्तचर होते थे। मनहयान क्या होते थे? तो गुप्तचर होते थे। यहाँ पे दिया गया है। चलिए हो गया है, आगे बढ़ते हैं। पद्मावत मोहम्मद ऐसी के अनुसार ऐसे देख लें। अब हम लोग देखने वाले हैं तुगलक वंश, 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक सर्वाधिक शासनकाल। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा, गाजी मलिक के द्वारा। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन था। कि सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे। आगे ही बताया था निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को ही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूर अस्त कहा था। बंगाल अभियान से लौटते समय, अभी हमने बताया था बंगाल अभियान, कलकत्ता अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले औलिया दिल्ली छोड़ दें। इस संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूर अस्त। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य क्या क्या थे? क्रमबद्ध तरीके से याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 के बीच। देवगिरी का नाम दौलताबाद इसने किया था। दिल्ली से राजधानी कहाँ लेकर के गया? देवगिरी और उसका नाम दौलताबाद कर दिया। उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया। 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया। ये जो भी काम करता था सारा का सारा असफल ही होता था। उसके बाद दोआब में वृद्धि कर दी थी 1327-1328 ईस्वी में। दोआब जो होता है दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो दोआब कहते हैं। ये बहुत ही उपजाऊ होता है और इसमें क्या कर दिया था? टैक्स की वृद्धि कर दी थी, कर की वृद्धि कर दी थी। लेकिन जिस टाइम यह कर की वृद्धि कर दी तो इसी टाइम क्या हुआ? तो यहाँ सूखा पड़ गया। यह भी काम क्या हो गया? असफल हुआ, अकाल पड़ गया था। दुआ में कर वृद्धि यह योजना भी असफल रही क्योंकि 1327-28 ईस्वी उस समय वहाँ अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, क्वेश्चन पूछा जाता है किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तो यह क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक। 1330 ईस्वी में 1330 ईस्वी में चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। इसने क्या करवाया, मैं आपको बता दूं, चांदी सोने के जो भी सिक्के थे वो सभी को इकट्ठे करके अपने पास ले आए और तांबे के सिक्के, लोहे के सिक्के सब जो होते हैं ये सबको चलाना प्रारंभ कर दिया। ये प्रारंभ करने के बाद क्या हुआ, जो भी लोहार ये सब थे तो वो सब सिक्के को बनाना स्टार्ट कर दिए और बहुत सारे नकली सिक्के छपने लगे। इसके बाद फिर क्या हुआ कि वो सिक्के को फिर से हटाया गया और फिर से चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के फिर से जारी कर दिए गए। तो ये भी काम क्या होता है, असफल होता है। खुरासान का अभियान 1336-1337 ईस्वी में खुरासान अभियान करता है। खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। खुरासान पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 30 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। कराची अभियान 1337-38, कराची अभियान 1337-38, तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। कराची अभियान 1 लाख सैनिकों को भेजा, लेकिन किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी क्या रही, असफल रही। कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही नामक नया विभाग, अमीर ए कोही कृषि विभाग से संबंधित है, या इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था, यह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में। मोरक्को निवासी इब्न बतूता, जिसकी पुस्तक रेहला है, किसके शासनकाल में आया था, तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था, तो इब्न बतूता था। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था, तो इब्न बतूता था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। मैं आप लोग को बता दूं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दक्षिण भारत में एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। विजयनगर साम्राज्य की इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी और वही बहमनी साम्राज्य की स्थापना 11 वर्ष बाद, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के 11 वर्ष बाद 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है हसन गंगू के द्वारा। हसन गंगू के द्वारा वह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की जाती है। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, यह था मोहम्मद बिन तुगलक। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, यह था मोहम्मद बिन तुगलक। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे, यह थे जिन प्रभा सूरी। जिन प्रभा सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी, तो सिंध अभियान के दौरान 1351 ईस्वी में हो गई थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ में से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे, यह लाए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। टोपरा तथा मेरठ, टोपरा जो है हरियाणा में है और मेरठ यूपी में, वहां से अशोक स्तंभ को लेकर के आया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, दिल्ली में ला करके रखा गया है। सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के समय काल में। दासों के लिए, गुलामों के लिए अलग से विभाग बनाया था, दीवान ए खैरात। कहा जाता है कि 1,80,000 इसके पास क्या होता था, दास होता था। दास का यह बहुत बड़ा शौकीन था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक, इस पर बहुत सारे ये लगते थे। फिरोज शाह तुगलक जो थी, इसकी जो माँ थी एक ब्राह्मण कन्या थी, इनकी माँ ब्राह्मण कन्या थी, इसलिए हमेशा इन पे दोष लगते रहता है कि लगता रहता था कि यह हिंदू का फेवर करता है, इसलिए इसने ऐसा काम किया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। ध्यान रखिएगा। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। हक ए सर्व जो कि सिंचाई विभाग है, सिंचाई कर है, इसको लगाने वाला शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग कौन कौन सा, तो दीवान ए बदगान, ये दासों के देखरेख के लिए दीवान ए बदगान की स्थापना की। दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक पेंशन देने के लिए शुरुआत की। दीवान ए खैराज, दीवान ए खैराज असहाय लोगों की मदद के लिए। दीवान ए बदगान दासों के लिए, दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात असहाय लोगों की मदद के लिए। हॉस्पिटल भी बनवाता है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया गया है। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में प्रथम एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था।
नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेना नायक तैमूर ने वर्ष 1398 पर भारत पर आक्रमण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कौन एक शासक था जिसने टोपी सिल करके अपना जीवन यापन करता था? आप लोग बताइए कमेंट करके, नासिरुद्दीन महमूद था या फिर कौन था? आगे बढ़ते हैं। अगले हम देखने वाले हैं सैयद वंश। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश और लोदी वंश साथ साथ देख लेते हैं। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? दौलत खां को पराजित करके खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? यह था खिज्र खां, रैयत ए आला। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र सिया कौन था? सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र सिया था सैयद वंश। सैयद वंश, शिया और सुन्नी मुस्लिम के दो शाखा हैं। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। सैयद वंश का योग्य शासक कौन था? तो मुबारक शाह था। इसने तारिक ए मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। मुबारक शाह, तारिक ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? तो यहिया बिन अहमद सरहिंदी को इसने क्या किया था? संरक्षण प्रदान किया था। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या की गई थी? बहलोल लोदी के द्वारा। पहला शासक 1451 से लेकर के 1489 बहलोल लोदी का रहता है। उसके बाद सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517 और 1517 से 1526 इब्राहिम लोदी रहता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? क्या किया था? बहलोल लोदी 38 वर्ष तक शासन करता है। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। यह हो जाएगा बहलोल लोदी के बारे में। तारीख ए दाऊदी ने लिखा है। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा है? तारीख ए दाऊदी में लिखा हुआ है कि बहलोल लोदी के बारे में वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था अपने सरदारों के साथ। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी 1504। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो गज ए सिकंदरी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, मुहर्रम पर ताजिया निकालना और महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध किसने लगा दिया? सिकंदर लोदी ने। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद है। फिरोजाबाद तो है यूपी में, फिरोजाबाद फतेहाबाद हरियाणा में है। हिसार भी हरियाणा है। जौनपुर और फिरोजाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौना खां की याद में, जौना खां जो कि इसका भाई, उसी की याद में जौनपुर की स्थापना की थी। सल्तनत कालीन वंश कौन कौन से वंश है उसे देख लेते हैं। मामूलक वंश या फिर दास वंश 1206 से लेकर 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, जो आगे हमने देखा वही दिया गया है। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414, सैयद वंश 1414 से लेकर 1450 से 1451, लोदी वंश 1451 से लेकर के 1526 से, मामूलक वंश 84 साल तक शासन करता है और खिलजी वंश 30 वर्ष तक, तुगलक वंश 94 वर्ष, सैयद वंश 37 वर्ष, लोदी वंश 76 वर्ष। सर्वाधिक शासनकाल तुगलक वंश का रहता है, उसके बाद मामूलक वंश का रहता है, उसके बाद लोदी वंश का, और उसके बाद सैयद सबसे कम समय काल रहता है खिलजी वंश का। दास वंश की स्थापना ऐबक ने किया था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का, न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई? लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्य में? तो सिकंदर लोदी के कार्यकाल में। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी नाम से। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? यह था इब्राहिम लोदी। वर्ष 1518 में लड़े गए खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? खतौली का युद्ध कब हुआ है? तो 1518 में। पराजित किसने किया है? तो महाराणा सांगा ने।
पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो यह किया था इब्राहिम लोदी को। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ था। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तो यह तुर्कों ने। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता है? दस्तार बंदान कहा जाता है उलेमा को। उलेमा वर्ग को दस्तार बंदान कहा जाता है। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया? क्या किया था? अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? तो यह माना जाता है अमीर खुसरो को। चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य 1336 में इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसकी राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इस पर टोटल 4 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मोस्ट वेलकम है विजयनगर साम्राज्य की ओर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के साथ अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने अपना दूत जो है चीन के सम्राट के पास भेजा था। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? तो कहा गया है बुक्का प्रथम को। हरिहर ने विजयनगर को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपने द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर का ध्वंसावशेष हम्पी में विद्वान हैं, आज भी मिलेंगे। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? आदिल शाह से हरिहर द्वितीय। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? यह हम्पी में है। निर्माण कृष्णदेवराय। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ किया था। कुली कुतुब शाह के साथ। यहाँ पे दिया गया है वंश, संस्थापक, समय और अंतिम शासक। चलिए देखते हैं। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरावेडु वंश। जैसे कि दिल्ली सल्तनत ने 5 वंशों को देखा था, उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य पे टोटल 4 वंशों ने शासन किया था। क्रमबद्ध तरीके से याद रखेंगे। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरावेडु वंश। संगम वंश के संस्थापक हरिहर प्रथम थे। सालू वंश के संस्थापक सालू नरसिंह थे। वीर नरसिंह थे तुलु वंश का, और तिरुमल था अराविडु वंश का। एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। संगम वंश की स्थापना हरिहर प्रथम के द्वारा, सालू नरसिंह के द्वारा, तुलु वीर नरसिंह के द्वारा, अराविडु तिरुमल के द्वारा। संगम वंश का काल जो है यह 1336 से 1356 ईस्वी तक रहता है। 1336 से 1356। सालू वंश 1485 से 1505 और तुलु 1505 से 1570 ईस्वी। अराविडु 1570 के बाद। संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष तृतीय थे। सालू वंश के इमाडी नरसिंह थे और तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय थे। वही रंग तृतीय अराविडु वंश के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, एक बार फिर से रिकॉल करना चाहें तो थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं। मैं रुक जाती हूँ थोड़ा देर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? क्या हो जाएगा? भू राजस्व। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। तालीकोटा राजसी तगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1565 में। 1565 में राजसी तगड़ी का युद्ध या बन्नीहट्टी का युद्ध हुआ था। यहाँ पे देखेंगे राज, संस्थापक, स्थापना, राजवंश, राजधानी, बहुत कुछ दिया गया है। विलय। चलिए यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। बरार। पहले संस्थापक देखेंगे और स्थापना कब हुआ था उसे देखेंगे। ये चारों को देख लेते हैं एक साथ। बरार की स्थापना फतह उल्लाह इमाद शाह ने की थी। बरार की स्थापना फतह उल्लाह इमाद शाह ने की थी। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी होता है और आप लोग को भी होता होगा। बरार के संस्थापक कौन थे? तो फतह उल्लाह इमाद शाह। बीजापुर यूसुफ आदिल खां ने बीजापुर। अहमदनगर मलिक अहमद।
गोलकुंडा कुली कुतुब शाह और बीदर के संस्थापक कौन थे? अमीर अली वरी थे। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। बरार फतेहुल्लाह इमाद शाह 1484 ईस्वी में, 1484 ईस्वी में। बीजापुर यूसुफ आदिल खां 1489 ईस्वी में इसकी स्थापना की। अहमदनगर मलिक अहमद 1490 ईस्वी में। गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह 1512 ईस्वी में और बीदर अमीर अली वरीद 1526 ईस्वी में। एक बार देखते हैं राजवंश। बरार में इमाद शाही वंश, बरार में इमाद शाही वंश। बीजापुर आदिल शाही वंश। अहमदनगर निजाम शाही वंश और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश और बीदर में वरीद शाही वंश। बरार इमाद शाही, बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर निजाम शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, बीदर बीदर शाही। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इमाद शाही वंश की राजधानी कहाँ थी? तो एलिचपुर गाविलगढ़ था। आदिल शाही वंश की राजधानी नौरसपुर थी। निजाम शाही वंश की राजधानी जुन्नार या फिर अहमदनगर थी। कुतुब शाही वंश की राजधानी गोलकुंडा थी। वही वरीद शाही की राजधानी कहाँ थी? तो यह बीदर थी। आगे देखते हैं। विलय दिया गया है। बरार को 1574 ईस्वी को अहमदनगर में विलय कर लिया गया। बरार को 1574 ईस्वी में अहमदनगर में विलय कर लिया गया। बीजापुर आदिल शाही वंश जो है इसे 1686 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। बीजापुर को 1686 में औरंगजेब के द्वारा मिला लिया जाता है। अहमदनगर 1633 ईस्वी को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। अहमदनगर को 1633 ईस्वी में शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। गोलकुंडा 1657 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में और बीदर को 1618 ईस्वी को बीजापुर में। विजयनगर सम्राट 1336 से 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का प्रमुख साम्राज्य था। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं आप लोग को टाइम देती हूँ। चलिए ले लीजिए। चलिए, आई होप आप लोग ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में प्रशासन। दिल्ली सल्तनत में प्रशासन, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में हुई थी। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन के कार्यकाल में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो यह हो जाएगा तुर्क वर्ग के। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? यह क्या था? तैलंग ब्राह्मण खान ए जहां। तैलंग ब्राह्मण खान ए जहां। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तो यह हुआ था तुगलक वंश। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? तो यह हो जाएगा तुगलक वंश। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था। हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? हक ए सर्व कर सिंचाई पर। किस पर? सिंचाई पर। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के कितने प्रकार थे वो देखेंगे। जजिया जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, जैसे कि हिंदुओं से लेने वाला कर था। जकात मुसलमानों से उनके आय को 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर था। वही खुमस जो था लूट से प्राप्त धन, इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। खराज क्या था? तो भू राजस्व गैर मुसलमानों से लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासन काल में अंकित हुआ? बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अलाउद्दीन मशहूर शाह के सिक्कों पर अंकित किया गया था। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टका एवं तांबे का जित्तल 2 सिक्के चलाए थे। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? फवाजिल इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि जो है फवाजिल कहलाता था। जवाबित का संबंध किससे था? तो राजकीय कानून से। जवाबित का संबंध राजकीय कानून से था। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो बलबन ने। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग को देखेंगे। दीवान ए विजारत वित्त विभाग से था। वित्त विभाग का संबंध जो है यह दीवान ए विजारत। दीवान ए रियासत नियंत्रण विभाग, थोड़ा सा मिसप्रिंट है लेकिन कोई नहीं। दीवान ए रियासत नियंत्रण विभाग। दीवान ए मुस्तखराज कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना।
किसको से बकाया भू राजस्व वसूलना खराज जो है लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए को ही कृषि के विकास के लिए, दीवान ए कजा, कजा जो हो जाएगा न्याय विभाग, दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, दीवान ए रिसालत, रिसालत हो जाएगा विदेश विभाग से, दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग, दीवान ए बदगान दास विभाग। एक बार फिर से देखते हैं, दीवान ए वजारत वित्त विभाग, दीवान ए रियासत नियंत्रण विभाग, दीवान ए मुस्तखराज कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना, दीवान ए कोही कृषि के विकास के लिए, दीवान ए खजान न्याय विभाग, दीवान ए इंसाफ पत्राचार विभाग, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, दीवान ए रिसालत विदेश विभाग, दीवान ए वरित गुप्तचर विभाग और दीवान ए बंदगान दास विभाग। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की? इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? तो सुल्तान में। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत के नाम से। एकतादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? इकतादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तय की गई बलबन के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर समानता कितनी होती थी? सल्तनत काल में भू राजस्व की दर समानता कितनी होती थी? तो यह होता था 20 से 25%। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान होता था। आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान, बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का विभाग, बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। अमीर ए आखुर अश्वशाला का प्रधान, सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला, दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला। एक बार फिर से देख लेते हैं। आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान, बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। अमीर ए आखुर अश्वशाला का प्रधान होता था। सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला होता था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। आगे बढ़ते हैं। और भी दिया गया सल्तनत काल के प्रमुख विभाग, ये तो हमने देख लिया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की? ये सब हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य। दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, यह लिखी थी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक। तूतीय हिंद के नाम से विख्यात कौन है? तो अमीर खुसरो। जन्म कहाँ हुआ? तो पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में हुआ है। पटियाली एटा उत्तर प्रदेश। वे कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? यह हो जाएगा बलबन का मकबरा। किताबुल हिंद के लेखक का नाम क्या था? यह हो जाएगा अलबरूनी। किताबुल हिंद के लेखक का नाम क्या है? तो अलबरूनी। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? यह खड़ी बोली। खड़ी बोली। सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य को देखते हैं। प्रमुख इमारत और निर्माणकर्ता। कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा या कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश खुद ही ने। हौज ए शमसी व शमसी ईदगाह। हौज ए शमसी, हौज खास अगर दिल्ली में आएगा तो हौज खास एक जगह मिलता है। हौज ए शमसी और शमसी ईदगाह इल्तुतमिश के द्वारा। बलबन का मकबरा बलबन ने बनाया था। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे, टेंशन ना लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हौज ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। हजार सितुन के निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। उखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी। उखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा का निर्माण उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। एक बार फिर से इसको रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा खुद इल्तुतमिश। हौज ए शमसी ईदगाह इल्तुतमिश। बलबन का मकबरा बलबन ने। सीरी का किला हौज ए अलाई। जमात खाना मस्जिद। हजार सितुन अलाई दरवाजा।
सीरी का किला, हौज अलाई, जमात खाना मस्जिद, हजार सेतुन, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। वही ऊखा मस्जिद, मुबारक शाह खिलजी। तुगलकाबाद किला का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने। लाहौर पाकिस्तान को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के मध्य प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। लाहौर को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। किसे? लाहौर को। अब हम लोग देखेंगे ग्रंथ और उसके लेखक। संगीत राज के लेखक है राणा कुंभा। रागमाला के लेखक है पुंडरीक विठल। ताजुल मासीर की रचना है हसन निजामी का। तारीख ए दिल्ली की रचना किसने की है? तो यह खुसरो ने। तारीख ए दिल्ली की रचना खुसरो ने। तारीख ए मोहम्मदी मोहम्मद बिहमद खान ने किया है। तारीख ए मोहम्मदी की रचना मोहम्मद बिहमद खान ने किया है। तारीख ए हिंद अलबरूनी की है। तारीख ए मुबारक शाही जो रचना है यहिया बिन अहमद सरहिंदी की। फतवा ए जहांगीरी जियाउद्दीन बरनी की है। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो की है। तारीख ए फिरोज शाही समस ए सिराज अफीफ की है। तुगलकनामा अमीर खुसरो। फुतुहात ए फिरोज शाह की है। तारीख ए यामनी उतवी की है। तबकात ए नासरी मिनहाज उ सिराज रेहला इब्न बतूता की रचना इब्न बतूता। एक बार फिर से संगीत राज राणा कुंभा की रचना है। रागमाला पुंडरीक विठल। ताजुल मासिर हसन निजामी की है। तारीख ए दिल्ली खुसरो की है। तारीख ए मोहम्मद बिहमद खान की है। तारीख ए अलबरूनी की है। तारीख ए मुबारक शाही अहिया बिन अहमद सरहिंदी की है। फतवा ए जहादारी जियाउद्दीन बरनी की। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो की। तारीख ए फिरोज शाही समस ए सिराज अफीफ की है। तुगलकनामा अमीर खुसरो। फुतुहात ए फिरोज शाह का है। तारीख ए यामनी उतवी। तबकात ए नासरी मिनहाज उ सिराज की है। और रेहला इब्न बतूता। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए इसके आगे अब बढ़ते हैं। आगे है किस पुस्तक में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो फतवा ए जहादारी। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? तो फारसी भाषा को। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना जाता है? हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है सितार। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? नहीं, अमीर खुसरो ने 8 और निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल को देखा था। आगे बढ़ते हैं। नवीन फारसी काव्य सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो को। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया? संगीत यंत्र तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने। किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की? राणा कुंभा ने। किस राजपूत शासक ने एक पुस्तक की रचना की? राणा कुंभा ने संगीत पर रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन। चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं सूफी संप्रदाय। सूफी संप्रदाय सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ। इसे 2 भागों में बांटा गया है सूफी संप्रदाय को। एक है बासरा और एक है बेसरा। बासरा जो है इस्लामी कानून के समर्थक है। बासरा इस्लामी कानून के समर्थक है। वही बेसरा जो है इस्लामी कानून से मुक्त है। मुक्त वाले को यहाँ पे छोड़ दिए। बासरा इस्लामी कानून के समर्थक। इसी में हुए हैं 4 संप्रदाय, 4 सिलसिला कहें या फिर संप्रदाय। इस्लामी कानून के समर्थक में 4 हुए हैं बासरा में, जैसे चिश्ती, सुहारवर्दी, कादरी और नक्शबंदी। चिश्ती संप्रदाय, सुहारवर्दी, कादरी और नक्शबंदी। चिश्ती संप्रदाय को देखते हैं। भारतीय संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती।
चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो यह हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसे गरीब नवाज भी कहा जाता है। सुहारवर्दी सिलसिला के संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी, शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी। कादरी संप्रदाय के थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। वही नक्शबंदी संप्रदाय के हो जाएंगे भारतीय प्रचारक ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह बिरंग। एक बार फिर से, चिश्ती संप्रदाय मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहारवर्दी शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी, कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी, नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह बिरंग। अब चिश्ती संप्रदाय के बारे में जानेंगे। चिश्ती संप्रदाय दक्षिण भारत और उत्तर भारत। दक्षिण भारत में दो हुए, एक है बुहरान और एक है गोसुदराज। बुहरान और गेसुदराज। हीन गरीब किसे कहा जाता है? तो बुरहान को कहा जाता है, बुहरहान को हीन गरीब कहा जाता है। और इनके 4 गुरु हुए, 4 शिष्य हुए, सॉरी, बुहरान के 4 शिष्य हुए। कौन कौन? तो ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया फरीद के शिष्य, और हजरत अलाउद्दीन साबिर, नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी। एक मिनट रुक जाइएगा। अब आप लोगों को समझा देती हूँ। मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय को भारत लाया था, मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। चिश्ती संप्रदाय को दक्षिण भारत और उत्तर भारत में कौन कौन मतलब इसको प्रचार किया था उसके बारे में है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो बुहरान हो जाएंगे और गेसुदराज। बुरहान हीन गरीब इन्हें कहा जाता है। उत्तर भारत के जो हैं ये सब हैं, इनके देख लेते हैं। ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत अलाउद्दीन साबिर, नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी। उत्तर भारत में इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलवार एवं नैनार संतों के द्वारा। कबीर किसके शिष्य थे? तो संत रामानंद के। कबीर जो शिष्य थे यह रामानंद के शिष्य थे। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का मान्यता है कि संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का मानना है कि संसार क्या है? दुखपूर्ण है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक है अमर मूल। अमर मूल। दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों को नैनार में 63 संत हुए तथा विष्णु भक्त संतों को अलनार जिसमें 12 संत हुए थे। अलनार जो थे यह विष्णु के उपासक थे, विष्णु भगवान का उपासक, इसमें 12 संत हुए। और नैनार में हो गए 63 संत जो कि शिव के उपासक थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिलसिला और संस्थापक दिया गया है। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सुहारवर्दी शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी बहाउद्दीन जाकरिया। भारत में कादरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सतारी शाह अब्दुल्ला सतारी। फिरदौसी शेख बदरुद्दीन। बिहार में फिरदौसी संप्रदाय से ज़्यादा विकसित हुआ था। नक्शबंदी बाकी बिल्लाह। नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित था औरंगजेब। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया? ज्ञान से अधिक भक्ति विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछो, यह कथन किसका है? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो यह कथन है संत रामानंद का। कामरूप में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? कामरूप असम में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय शंकरदेव ने। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था। अद्वैतवाद किसने दिया था? अद्वैतवाद यह दिया था शंकराचार्य। और द्वैताद्वैतवाद दिया था निम्काचार्य। और द्वैतवाद दिया था माधवाचार्य। ध्यान रखेंगे। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ था। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो किया था रामानंद ने। बीजक के रचयिता कौन है? तो यह हो जाएगा कबीर। संपूर्ण भारत में भगवान शिव के प्रतिमा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो यह हैं 12। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना साहिब, तलवंडी, पाकिस्तान। उपाधियाँ और सूफी संत। चिराग ए देहलवी शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद की उपाधि है। महबूब ए इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया। मुजदिद शेख अहमद सरहिंदी। बंदानवाज सैयद मोहम्मद गेसुदराज। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति गुरु नानक, कबीर और रैदास थे। भारत में भक्ति आंदोलन, महाराष्ट्र के भक्ति संतों का कालक्रम जो है नामदेव, यहाँ से पूछा जाता है इसलिए ध्यान रखेंगे। नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी, ज्ञानदेव 1271 से 1296, एकनाथ 1533 से 1599, तुकाराम 1598 से लेकर 1650 और रामदास 1608 से लेकर के 1681। महाराष्ट्र के भक्ति संतों का कालक्रम याद रखिएगा। नामदेव, ज्ञानदेव, नामदेव, ज्ञानदेव, पहले नाम उसके बाद ज्ञान, नामदेव, ज्ञानदेव, फिर एकनाथ, उसके बाद तुकाराम, उसके बाद रामदास, तुकाराम, रामदास, नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप में दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं, मैं बता दूंगी आप लोग को। चलिए सबसे पहले उत्तर भारत में देखते हैं। उत्तर भारत, गुरु नानक कहाँ प्रसिद्ध हुए हैं? तो पंजाब में प्रसिद्ध हुए। पंजाब में गुरु नानक 15वीं 16वीं शताब्दी। अगर बात की जाए सूरदास, यह उत्तर प्रदेश। कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, यह उत्तर प्रदेश में विख्यात हुए हैं। वही बात की जाए शंकरदेव असम 15वीं 16वीं शताब्दी। चैतन्य देव, यह प्रसिद्ध हुए थे बंगाल में। चैतन्य देव बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। दादू दयाल और सुंदरदास, राजस्थान। दादू दयाल और सुंदरदास राजस्थान में। वही मीराबाई गुजरात 15वीं 16वीं शताब्दी। नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी गुजरात। एकनाथ महाराष्ट्र और तुकाराम महाराष्ट्र। नामदेव महाराष्ट्र, ज्ञानदेव महाराष्ट्र, जनेश्वर यह भी महाराष्ट्र से संबंधित हैं। वही रामदास महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। रामदास महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। बसवंता वही छत्तीसगढ़। रामानुजाचार्य उड़ीसा नहीं, यहाँ पे होगा आंध्र प्रदेश। उड़ीसा तो ऊपर में है, आंध्र प्रदेश में रामानुजाचार्य। पुरंदरदास आंध्र प्रदेश। निम्काचार्य तमिलनाडु। नंबालवार केरल। शंकराचार्य केरल के थे। मणिक्कर वाचगर केरल। ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक। प्रमुख मत दिया गया और उसके प्रवर्तक। चलिए इसे याद करने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान देंगे। अद्वैतवाद शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। द्वैतवाद निम्काचार्य। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य। भेदाभेदवाद भास्कराचार्य। शैव विशिष्टाद्वैत यह श्रीकंठ ने दिया था। अचित भेदाभेदवाद बलदेव। वीर शैव विशिष्टाद्वैत श्रीपति। अविभाग द्वैत विज्ञान बिच्छू। एक बार फिर से। अद्वैतवाद शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। द्वैतवाद निम्काचार्य। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य। भेदाभेदवाद भास्कराचार्य। शैव विशिष्टाद्वैत श्रीकंठ। अचित भेदाभेदवाद बलदेव। वीर शैव विशिष्टाद्वैत श्रीपति। अविभाग द्वैत विज्ञान बिच्छू। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत व उनके संप्रदाय। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय दिया था, श्री संप्रदाय। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय। संत लालदास लाल पंथ। गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ। एकनाथ तुकाराम या ज्ञानदेव वरकरी संप्रदाय। रामदास बोध धरकरी संप्रदाय। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, संत लालदास लाल पंथ, गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ, एकनाथ तुकाराम व ज्ञानदेव वरकरी संप्रदाय, रामदास धरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। माधवाचार्य हरियाली संप्रदाय। शंकरदेव महापुरुषीय संप्रदाय। निम्बार्क सनक संप्रदाय निम्बकाचार्य। स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय। जगजीवन साहब सतनामी संप्रदाय। चंडीदास बौल संप्रदाय। पुरंदरदास राजकुट संप्रदाय। नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ। गुरु नानक सिख संप्रदाय। दादू दयाल दादू पंथ व निपक्ष संप्रदाय।
हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय, रामानंद रामवत संप्रदाय दिया था, श्रीचंद गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद उदासी संप्रदाय, जयनाथ बिश्नोई संप्रदाय, जयनाथ ने बिश्नोई संप्रदाय, और निरंजन कनिरंजनी संप्रदाय, रैदास रायदासी संप्रदाय। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे दी गई है। और खुद से भी एक आध बार प्रयास करिएगा, रिवीजन इसको करिएगा। मुझे भी पता है कि एक बार में याद तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे रिकॉल करने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, एक देखेंगे विष्णु भक्त और एक देखेंगे शिव भक्त। शिव भक्त नैनार संत हुए और विष्णु भक्त अलवार संत हुए। चलिए अलवार संत में हुए नमालवार मधुर कवि अंडाल जो कि महिला थी और कुलशेखर। अलवार संत में कौन कौन हुए तो नम्मालवार, मधुर कवि, अंडाल और कुलशेखर। वही नैनार संत की बात की जाए तो नैनार संत में हुए हैं निरुना बुकरासु, तिरुज्ञान समंदर, सुंदर मूर्ति, मनिक और वाचकर, ये सब हुए हैं नैनार संत। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? क्या की थी? सिकंदर लोदी के काल में। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय। तुलसीदास के शासन के समकालीन थे तो अकबर तथा जहांगीर। कि सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया तो फरीदुद्दीन गज ए शंकर, बाबा फरीद। मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म वर्ष 1299 में केरल में हुआ। संत रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग में हुआ था। केरल में जन्म हुआ था शंकराचार्य का। रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग में हुआ था। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना थी? तो सुरली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए। ईस्टर त्यौहार जो है सूली पर लटकाए जाने के बाद ईसा मसीह जो है इसी दिन क्या हुए थे? पुनर्जीवित हुए थे। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो हो जाएगा जहांगीर के। भारत में चिश्ती सूफी संत को किसने स्थापित किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? यह सिद्धांत है गुरु नानक का। सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्काचार्य द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो महर्षि तुलसीदास। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? हाजी वारिस अली शाह की मजार बेवा शरीफ में बाराबंकी उत्तर प्रदेश में। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? तो बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में है। हजरत निजामुद्दीन औलिया स्टेशन भी है, वही इनका दरगाह है। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया है। किसकी? तो बाबा फरीद की। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? प्रसिद्ध सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी आगरा में, जो कि गुरु थे अकबर के। शेख उल हिंद की पदवी किससे प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? यह हुआ था बेथलहम, वर्तमान फिलिस्तीन में। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? यह हो जाएगा नक्शबंदी संप्रदाय। कि सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? कि सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? यह शाह मोहम्मद गौस। 12 माह के रचयिता कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी। दारा सिकोह द्वारा लिखित सीर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। सीर ए अकबर नाम से दारा सिकोह ने किसे अनुवाद किया था फारसी में? तो उपनिषद का। कृष्ण जीवन प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो रस खान ने। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया? निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। इससे कहा कि हमारे घर में 2 दरवाजे हैं या फिर 10 दरवाजे हैं, तुम एक दरवाजे से आओगे तो मैं एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ हैं 4। कितने हैं? पीठ हैं। उत्तर में जो है यह बद्रीनाथ में है। उत्तर में बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ कहाँ है? तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, जो कि उत्तर में है। वही बात की जाए पश्चिम में हो जाएगा आपका शारदा पीठ, जो कि द्वारिका गुजरात में है। गोवर्धन पीठ पूर्व में है,
पूर्व में बात की जाए पूरी उड़ीसा में है, और दक्षिण भारत की बात की जाए तो श्रृंगेरी पीठ शिव जी का है, मैसूर कर्नाटक में। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं मुगल वंश। मुगल वंश को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में समाप्त नहीं हो पाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसके साथ साथ मैं बताते चलूँ कि यह सब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हो चुका है, मध्यकालीन भारत का, प्राचीन काल का, ये सब हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में NCERT ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।